स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम धामी ने केंद्रीय संचार मंत्री से नैनीताल शहर में जाम से मुक्ति और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नैनीताल नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित डाकघर को शिफ्ट करने का अनुरोध किया। सीएम धामी ने राज्य में 4G सैचुरेशन स्कीम के तहत अवशेष टावरों की स्थापना के लिए BSNL को निर्देश देने और राज्य में संचार व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों में भी टावर लगवाकर संचार व्यवस्था से आच्छादित किए जाने का केंद्रीय संचार मंत्री से अनुरोध किया। और राज्य सरकार ने 481 टावरों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की पूरी कर ली है। और खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए केंद्रीय मंत्री से निवेदन किया है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि जौली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से सहयोग मांगा है। वन भूमि की फॉरेस्ट क्लियरेंस अगर उत्तराखंड को मिल जाती है तो यह काम तेजी से पूरा हो सकता है। जौली ग्रांट एयरपोर्ट है, यहाँ से जुड़ रही है। पंतनगर को भी विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। जौली ग्रांट एयरपोर्ट को भी विस्तारीकरण का कार्रवाई चल रही है। उसी के क्रम में करीब हमारे मुख्यमंत्री मिले, जिसमें कुछ अन्य जो हमारे प्रदेश की, जैसे कि बराबर से दिल्ली की जो फ्लाइट शुरू हुई है उसके लिए भी तो जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने और साथ ही साथ जो हमारे दोनों एयरपोर्ट हैं उसको विस्तारीकरण को भी आज और निश्चित रूप से चूँकि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और जो की है मुलाकात की है और लगातार बात करें तो सीएम धामी केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, सीएम धामी की बात करें, उत्तराखंड के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए लगातार जो है एक एक करके एक के बाद एक तमाम जो केंद्रीय मंत्री है उन सबसे बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। क्या खबर है, क्या जानकारी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आने वाले हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का जो सिलसिला वो जारी है। कल ही देर शाम ये कह सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से यहाँ पर मुलाकात की है। राज्य में संचार कनेक्टिविटी बेहतर हो सके उसके लिए 480 जो नए टावर्स हैं उनके लिए स्वीकृति देने की सैद्धांतिक सहमति यहाँ पर मिल चुकी है। इससे पहले ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। राज्य में लंबित जो जल विद्युत परियोजनाएं थी उनको फिर से शुरू करने की अनुमति यहाँ पर मांगी थी, जिस पर प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन यहाँ पर दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात यहाँ पर की थी। और राज्य में ये कह सकते हैं कि आपदा मोचन निधि में जो पुनर्निर्माण के कार्यों की जो राहत राशि होती है उसको बढ़ाने की मांग यहाँ पर की गई थी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक आपदाओं का दंश यहाँ पर झेलता है। तो ऐसे में अब जब मानसून सीजन आ रहा है तो फिर से उन सब चीजों पर राहत यहाँ पर मिल सके उसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से प्रयास यहाँ पर किया गया था। इसके बाद ये कह सकते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से यहाँ पर मुलाकात हुई थी। राज्य में जो विषय थे, पर्यावरण से जुड़े हुए जो विषय थे उन पर बातचीत यहाँ पर की गई थी। ये कह सकते हैं कि ऊर्जा मंत्री से मुलाकात उनकी वहां पर हुई थी। राज्य में जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो हमेशा ये कह सकते हैं कि कमी रहती है उसको स्थायी रूप से समाप्त करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, उस पर सैद्धांतिक सहमति यहाँ पर मिल चुकी है। ये कह सकता है कि जो राज्य से जुड़े हुए जो सड़क परियोजनाओं से जुड़े जो विषय थे उन पर भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात यहाँ पर हुई थी। और राज्य में कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात उनकी तरफ से यहाँ पर दे दी गई थी। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
जब भी दिल्ली दौरे पर होते हैं राज्यवासियों के लिए बड़ी सौगातें लेकर आते हैं। और अब ऐसे में समझा जा सकता है कि जब केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन हो चुका है, तो फिर ऐसे में फिर राज्य के जो जुड़े हुए तमाम विषय हैं उन पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने का सिलसिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और राज्य के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में केंद्र सहित जो योजना है उन योजनाओं का बड़ा आकार यहाँ पर हो सके, धरातल पर उतर सके और उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सके, उसके लिए लगातार प्रयास वहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जिस तरीके से हम अगर बात करें टावरों की स्थापना की, जिस तरीके संचार को विकसित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, और ऐसे में BSNL को भी निर्देश देने और राज्य में जो संचार व्यवस्था है, जो वंचित क्षेत्र है वहां भी टावर लगवाए जाने की खबर सामने आ रही, इसको लेकर क्या प्रक्रियाएं शुरू की गई है, कितनी हो चुकी है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण की भी जो जानकारी है वो निकल के सामने आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड भौगोलिक विषम परिस्थितियों वाला राज्य यहाँ पर होता है। वो उत्तराखंड का ज्यादातर जो भूभाग है वो वनाच्छित प्रदेशों से यहाँ पर होता है। ऐसे में राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी संचार की बन सके, उसके लिए भारत संचार निगम से जो यहाँ पर अधिकृत जो टावर है उनको टावरों को लगाने के लिए यहाँ पर सदन सहमति मांगी गई थी और उसकी दिशा में कह सकते हैं कि जो टावर्स के लिए जो भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया होती है वो जल्द से जल्द यहाँ पर पूरी हो सके, उसके लिए यहाँ पर केंद्र की तरफ से आश्वासन यहाँ पर दिए गए। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात, यहाँ पर संचार मंत्री से मुलाकात हुई थी, तो उनकी तरफ से इस दिशा में तुरंत गति से कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बेहतर रिजल्ट यहाँ पर आ सके, उत्तराखंड का हर क्षेत्र कनेक्टिविटी से जोड़ सके, उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि चाहे राज्य में सड़कों का जाल का हो, एयरपोर्ट के विस्तार का हो या फिर संचार तकनीक के इस्तेमाल का हो, उस दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है और राज्य के वासियों को संचार के क्षेत्र में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, क्योंकि उत्तराखंड के अब भी कई ऐसे भाग यहाँ पर मौजूद है, विभाग जहाँ पर दूसरे जो पड़ोसी जो निकट देश है उनकी जो कनेक्टिविटी होती है उसका उपयोग यहाँ पर करना पड़ता है। तो ऐसे में उन क्षेत्रों में भी संचार के माध्यम और विकसित हो सके, उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ये कहा जा सकता है कि जो अब तक की जो सबसे बड़ी जो सूचना निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जितनी बार भी दिल्ली दौरे के दौरान किया तो राज्य के लिए सौगात देकर आए, लेकिन इस बार कुछ बड़ी सौगातें उनकी तरफ से यहाँ पर दी जा सकती है और खासतौर पर मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं भी जोरों पर यहाँ पर चल रही है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा का समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस सरकार को चलाते हुए यहाँ पर हो चुका है। ऐसे में पार्टी के कई वरिष्ठ विधायक इस समय जो मंत्री बनने की राह देख रहे हैं उनके लिए बड़ी सौगात लेकर भी आ सकते हैं, क्योंकि लगातार बातचीत हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जब लोकसभा चुनाव में बेहतर रिजल्ट उत्तराखंड की तरफ से देने का काम यहाँ पर किया गया था, तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही पार्टी के भीतर जो पार्टी वरिष्ठ विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल करने की बात यहाँ पर की जा सकती है और इसके लिए कह सकता है कि संगठन की तरफ से भी मुख्यमंत्री से बातचीत करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जी, लेकिन जिस तरीके से हम बात करें उपचुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी के भी कई ऐसे विधायक हैं जो अपने आप को अमली जामा पहनाते हुए दिखाए, इस तरह की तैयारियां यानी कि मन में खुशी है कि शायद उन्हें मंत्री पद में जगह मिल जाएगी। और अगर बात करें उपचुनाव की, तो उपचुनाव के बाद क्या बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी दो मंदसौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव यहाँ पर चल रहा है। ऐसे में पार्टी इस समय पूरी चुनाव प्रक्रिया को देखने का काम यहाँ पर कर रही है, कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो पार्टी के नेता हो इन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर सके, पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पड़ सके। और जैसे ही उपचुनाव खत्म होंगे तो निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी का जो संगठन है वो जुटता हुआ नजर आएगा। तो बीजेपी चाहती है कि उससे पहले यानी निकाय चुनाव से पहले उपचुनाव की जो जीत है वो जीत पार्टी कार्यकर्ताओं को और उत्साहित यहाँ पर करे और निकाय चुनाव से पहले जो दायित्वों के बंटवारे की बात यहाँ पर हो सकती है उसको देकर पार्टी कार्यकर्ताओं को सौगात दी जा सके। बिल्कुल, अब बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं बढ़ते आगे देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, जौली ग्रांट से 4 धाम यात्रा में हवाई सेवा पर लगी रोक 15 सितंबर तक बंद रहेगी हवाई सेवा। ये बड़ी जानकारी, मानसून को देखते हुए बंद की गई सेवाएं। तो 15 सितंबर तक जो है हवाई सेवा बंद रहेगी। मानसून को देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया और सेवाएं जो है हवाई सेवाएं बंद कर दी गई है। जौली ग्रांट से 4 धाम यात्रा में हवाई सेवा पर रोक लगाई गई है, तो हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगाई गई है। देहरादून से बड़ी जानकारी, जौली ग्रांट से 4 धाम यात्रा में हवाई सेवा का जो इस्तेमाल किया जा रहा था उस पर अब रोक लगा दिए गए हैं। 15 सितंबर तक के लिए ये सेवाएं बंद कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से।
तो जौलीग्रांट से चार धाम यात्रा में हवाई सेवा पर रोक लगाई गई है और ये सेवाएं 15 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है और बंद कर दी गई है। तो देहरादून से ये जानकारी। मॉनसून को देखते हुए बड़ा फैसला। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अभय की ओर। अभय, अब जो है जौलीग्रांट और चार धाम यात्रा के बीच जो हवाई सेवा का इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उस पर रोक लगा दी गई है। मॉनसून को देखते हुए बड़ा फैसला, क्या खबर? दीपिका, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा इस समय चरम पर चल रही है, उस चारधाम यात्रा में मानसून सीजन को देखते हुए कुछ ब्रेक यहाँ पर लगा है। यानी जौलीग्रांट एयरपोर्ट से जो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू की गई थी, उस हेली सेवा को बंद करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है और 15 सितंबर तक का निर्णय यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि इस दौरान मानसून सीजन के दौरान जिस प्रकार से उत्तराखंड में मौसम परिवर्तित होता है, भारी बारिश और घने कोहरे के चलते जो विजिबिलिटी होती है हवाई सेवाओं के लिए, वो बड़ी केदार घाटी में बड़ी खराब वहां पर मानी जा सकती है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है। साथ ही जो केदारनाथ धाम के लिए जो ये कह सकते हैं कि गुप्तकाशी सिरसा फाटा से जो हेली कंपनियां अपनी हवाई सेवा दे रही थी, उनमें भी जल्द ही यहाँ पर अपनी सेवा देती हुई यहाँ पर बंद करती हुई नजर आ जाएंगी, क्योंकि केदार घाटी में ये कह सकते हैं कि भारी बारिश के दौरान, मानसून सीजन दौरान विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से वहां पर हवाई सेवा दे पाना असुरक्षित माना जा सकता है। इसलिए इन सब चीजों का निर्णय यहाँ पर लिया गया। यानी 15 सितंबर के बाद जो परिस्थितियां राज्य में बनेंगी, मौसम किस प्रकार से रहेगा, उसके बाद ही फिर इन हेली सेवाओं को पुनः शुरू करने का काम यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद हेली सेवाओं का लाभ चारधाम यात्री है वो यहाँ पर उठा सकते हैं। लेकिन इस दौरान ये समझा जा सकता है कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट से जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जो हेली सेवा थी उस पर पूर्ण विराम यहाँ पर लग जाएगा। 15 सितंबर से पहले वो सेवा यहाँ पर शुरू नहीं हो पाएगी। देहरादून के जो सहजारा हेलीपैड से भी जो बद्रीनाथ के और केदारनाथ धाम के लिए जो हेली सेवाएं थी, उसमें केदारनाथ धाम के लिए जो हेली सेवा थी उसको बंद करने का काम यहाँ पर कर दिया जाएगा। और केदार घाटी में भी जो इस समय 9 हेली कंपनियां जो अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रही है, वो भी अब अपने हेलीकॉप्टर्स को वापस भेजने का जिस तरीके से अब अचानक जो है मानसून को देखते हुए फैसला लिया गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की भी थोड़ी निराशा जरूर हो सकती है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो है लोग वहां पहुंचते हैं और उन्हें एक आस्था है उत्तराखंड की अलग अलग जगहों से, अलग अलग जो धार्मिक स्थल है वहां से, और ऐसे में यही वजह है कि शायद बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब जो फैसला लिया गया, क्या इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए और कोई सेवाएं उपलब्ध कराई गई है सरकार की ओर से? देखिए, अभी फिलहाल ये समझा जा सकता है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से ही ये बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से मानसून सीजन में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आती है, ऐसे में वहां पर हेली को जो संचालित कर पाना ये कह सकता है कि खतरे से खाली नहीं समझा जा सकता और सुरक्षित माना जा सकता है। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से निर्णय यहाँ पर लिया गया है। लेकिन केदार घाटी में कह सकते हैं कि इस दौरान 3 और जो नई कंपनियां यहाँ पर आई हैं, वो जो इस चीज यानी मानसून सीजन में जो हेली सेवा देने के लिए जो सक्षम है, जिनके मानक पूरे यहाँ पर है, उनके द्वारा वहां पर हेली सेवाएं दी जा सकती है। लेकिन उसके लिए भी जो कंडीशन वहां पर, यानी जो वेदर की जो कंडीशन वहां पर होगी, उसके हिसाब से वो अपना हेली के जो शॉट है वो वहां पर करने का काम वहां पर करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये समझा जा सकता है कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट से जो हेली सेवा शुरू की गई थी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए, वो फिलहाल बंद कर दी गई है, क्योंकि यहाँ से लंबा रूट है। ऐसे में अगर मौसम खराब होता है मानसून सीजन में, जिस प्रकार से यहाँ पर भारी बारिश की आशंका है मौसम विभाग की तरफ से दी जाती है, तो ऐसे में हेली को उड़ाना असुरक्षित माना जा सकता है, यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ माना जा सकता है। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिहाज से ये निर्णय वहां पर लिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि ये सब चीजें सुरक्षा के लिहाज से देखी गई है। आने वाले दिनों में जब मौसम साफ होगा, मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी होंगे, तो उसके बाद ही योगाता की तरफ से बिल्कुल नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां एसडीआरएफ के जवान राजेंद्र सिंह नाथ ने कीर्तिमान रचा। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन देनाली को फतह किया है। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट देनाली, जो कि अलास्का प्रदेश में स्थित है। रिद्धिम अग्रवाल पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ द्वारा नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी देनाली को फतह करने पर एसडीआरएफ के जवान मुख्य आरक्षी राजेंद्र नाथ को उनके साहस और समर्पण के लिए बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि पर्वतारोहण एक साहसिक गतिविधि है, जिसमें साहस, दृढ़ता और धीरज की हर कदम पर परीक्षा होती है। और
वहीं बढ़ते आगे खबर जोशीमठ से, जहां बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत रिवर फ्रंट योजना पर काम जारी है, लेकिन निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय पंडितों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। पंडितों का कहना है कि कार्यदायी संस्था द्वारा नदी स्थिति यह है कि ब्रह्म कपाल से लेकर तप्त कुंड तक का इलाका जो है भारी बारिश में जलमग्न हो सकता है। सालों से आते हैं और पिछले साल भी जैसे हमने देखा तो ये काम करीबन 4 सालों से हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये काम की गतिविधि बिल्कुल से जो है धीमी पड़ी हुई है और आप जिस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मलबा अलकनंदा नदी के किनारे यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है, जिससे नदी का कटाव पूरा हमारे ब्रह्मकपाल तीर्थ की ओर आ रहा है। और पिछले साल भी हमने यहाँ पे देखा कि जुलाई अगस्त में नदी का स्तर जो है बिल्कुल बढ़ते ही पानी का प्रभाव बिल्कुल ऊपर तक आ चुका था, जिससे हमारे तीर्थ यात्रियों को पिंडदान तर्पण करने की समस्या हो रही है। और यहाँ पर जो हमारे पुरोहित है तिथि, वो भी जो है हम खतरे के निशान में यहाँ पे रह रहे हैं। पानी का जलस्तर कभी भी आ सके। ये नदी जो पहले थी हमारी, ये उस तरफ जाया करती थी, लेकिन हमारी ये जो गाबर कंपनी अपनी मन से ये काम कर रही है, जो इन्होंने सारा मलबा इसके ऊपर डाल करके नदी का वो जो कटाव है पूरा ब्रह्मकपाल की ओर कर दिया है, जिससे आने वाले समय में भी हम तीर्थों पर खतरा है और जो आने वाले यात्री हैं वो भी यहाँ पे सही से कार्य नहीं हो पा रहे हैं। और खबर सीमांत जिला उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक से, जहां इको सेंसिटिव जोन में स्थानीय प्रतिनिधियों को सदस्य न बनाए जाने को लेकर विधायक और ब्लॉक प्रमुख काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया था। कमेटी में जो है मैं समझ रहा हूँ कि जो उच्च स्तरीय कमेटी बैठक होती है, जो हमारे प्रस्ताव जाते हैं वो टर्न डाउन हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है इस कमेटी में जो है हमारे स्थानीय लोगों को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। स्थानीय चाहे हमारे विधायक हों, हमारे ब्लॉक प्रमुख हों, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से जो है जो उच्च कमेटी की बैठक होती है वहाँ पर जो है अपनी पीड़ा को और सही प्रस्ताव रख सकते हैं कि इको सेंसिटिव जोन जो है यहाँ पर पर्यावरण की क्षति भी न हो, पर्यावरण सुरक्षित भी रहे। और हमारे जो यहाँ पर देश की भारत सरकार की मंशा है कि हमारा जो यहाँ से पलायन न हो, पलायन रोकने के लिए हमारे इको सेंसिटिव जोन कमेटी में हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अगर तवज्जो दी गई, निश्चित यहाँ का विकास भी होगा। मांग रहेगी और मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र पंचायत की बैठक से प्रस्ताव जाए कि जो इसकी जो 88 गांव इसमें ले हैं और जो इसकी 100 किलोमीटर की दूरी ली, इसकी जो दूरी है वो मात्र 30 किलोमीटर की जाए और 100 किलोमीटर की जगह जो है घटाकर 70 किलोमीटर घटाकर 30 किलोमीटर की जाए। दूसरी, मैं परसों अभी बीच में जो हमारी चीफ सेक्रेटरी है उनसे मिला तो उन्होंने भी खुद आश्चर्यचकित किया कि इको सेंसिटिव जोन में स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है। और जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तो जो लोग यहाँ की भावनाओं को गलत तरह से तथ्य रखते हैं, तो सामने अगर जनप्रतिनिधि होगा तो जनप्रतिनिधि को जो वहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, ब्लॉक प्रमुख है, प्रधान है, जिला पंचायत है, विधायक हम लोग है, हम लोग खुद उसके मेंबर नहीं, तो बड़ा हास्यास्पद लगा। लेकिन हमने कहा कि चलो इसको आगे इस बात को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया जाएगा, भारत सरकार को लिखा जाएगा कि इतनी बड़ी इको सेंसिटिव जोन कमेटी और सारे कानून हमारे ऊपर थोप दिए और वहाँ के जो स्थानीय लोग उसमें मेंबर नहीं, तो ये बड़ा हास्यास्पद है और इसको करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और होना चाहिए। क्योंकि ताकि जो पर्यावरण के नाम पर जो कुछ लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ सब लोग पर्यावरण बचाना हम सबका प्रथम कर्तव्य है और हम हमेशा लगे रहते हैं कि हमारे तमाम लोग के हमारा पर्यावरण बचा रहे। और यहाँ पे हमारे तमाम जो आज ऐसा नहीं है, ऐसी स्थिति है, लेकिन जो हमारे हक हकूक हैं, हमारी सड़कें हैं, हमारी पेयजल है, उस पर भी इस तरह के अगर कानून ला दे जाएंगे तो ये बड़ी हास्यास्पद बात होगी। गाँव जो कि जिस पर कि इको सेंसिटिव जोन का हम पे थोपा गया है और हमारा दुर्भाग्य है कि इससे इको सेंसिटिव जोन में मॉनिटरिंग कमेटी में उन लोगों को जोड़ा गया है जिनका दूर दूर न तो पहाड़ से कोई रिश्ता है, न पहाड़ से कोई नाता है और न वो हमारी विषम भौगोलिक परिस्थिति को जानते हैं। इसमें हेमंत जानी जी हैं, हेमंत पांडे जी हैं, मल्लिका जी हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं जिनको जो अपने एसी कमरे में बैठ करके इन मुद्दों पर हमारे ऊपर जो थोपे गए काला कानून है इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। परसों 21 तारीख को बैठक हुई। दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र का एक भी जनप्रतिनिधि न उसका मेंबर है और न उसमें समिति में बुलाया गया था।
हमारे आज बीडीसी के माध्यम से पूरे सदन ने एक ध्वनिमत से प्रमुख जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया और ध्वनिमत से उसको पारित किया गया कि इसमें ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, स्थानीय विधायक और स्थानीय जिला पंचायत सदस्य को जोड़ा जाए, तब ताकि इस इको सेंसिटिव जोन को हम अपने ऊपर इसमें शिथिलता लाई जाए। और जो ये कानून है, जब तक हमारे स्थानीय लोग इसमें नहीं होंगे, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और खबर देहरादून से है, जहां स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर कवायदे जारी है। अव्यवस्थित पार्किंग और सड़क किनारे खड़े ठेली वालों को पुलिस कई दिनों से ठेली ना लगाने के लिए अपील कर रही है और बावजूद इसके सड़क किनारे ठेले वालों का अतिक्रमण घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बतौर एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि इन ठेले वालों को बार बार चेतावनी दी जा रही थी। जब इन ठेले वालों ने सड़क के किनारे अपने ठेली को लगाना नहीं छोड़ा तो मजबूरन इनके ठेली को सीज करके इनके ऊपर चालान किया जाने लगा। और आगे उन्होंने कहा कि पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए हम सेगमेंट वाइज काम कर रहे हैं। हम नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर भी चालान काटने का काम कर रहे हैं और इस कार्रवाई के पीछे शहर को जाम से मुक्त कराना है। हमारी टीम हमारे सभी गाँव से हमारे एक तो जो हमारी ठेली है और इसके अलावा जो हमारे पास पार्किंग है, सड़क पर फुट जो गाड़ी पार्क होती है, उसके संबंध में लगातार जैसा आपको विदित है कि लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और जो हमारा जो है सेगमेंट बना के फोकस किया जा रहा है, पहले एक सेगमेंट को फिर दूसरे सेगमेंट इस प्रकार से मुक्त करेंगे। तो अभी आपने देखा होगा हमारे गांधी पार्क है, घंटाघर वाला एरिया है, ये ऑलमोस्ट हमारा ठेली फ्री हो चुका है। तो कोशिश यही रहेगी कि आगे इस प्रकार के अभियान चलाएं। जो ठेली वाले हैं उनको पहले चेतावनी देते हैं, चेतावनी कभी नहीं मानते तो फिर उनके ऊपर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है, फिर उनको सीज भी किया जाता है और उनको हिदायत दी जाती है कि मेन जो रोड है, मेन सड़क पर ना आए। जो गलियाँ वगैरह हैं, ठेली है, वो ठेलने का काम है उनका, एक जगह स्टैंड स्टिल ना रहे, अपने गलियों में मेन सड़क से दूर अपने जो सामान वगैरह उसकी बिक्री करें। तो लगातार इस पर भी अभियान चला। वही खबर हरिद्वार से, जहां प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने एसएसपी कार्यालय का घेराव कर प्रदेश में और खासकर हरिद्वार जिले में हो रही बड़ी संख्या में बलात्कार की घटनाओं और बच्चियों के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर अपना रोष जताया। ज्योति रौतेला का आरोप है कि प्रदेश में 1 साल 11 महीने में लगभग 1500 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हो चुकी है और साथ ही ये भी बताया कि हरिद्वार जिले में ऐसी घटनाएं दुगनी हो गई है और इस तरह की घटनाओं में ज्यादातर में बीजेपी के लोग लिप्त पाए जा रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट नगर पालिका में भीषण पेयजल से निजात पाने के लिए धरना जारी है। आंदोलनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकारी और गैर सरकारी विभागों में सांकेतिक तालाबंदी की, साथ ही नगरीय पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की सरकार से मांग की है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, बारिश का मौसम शुरू हो गया है, जिसके चलते उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ जाती है और इसी को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मानसून के दौरान भूस्खलन होना आम बात है और ऐसे में रोजाना सड़कें बंद हो जाती है, जिससे कई दिन यातायात प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने अभी से तैयारी कर ली है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।